नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। बिहार में एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई है। स्वाभाविक है, बीजेपी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोश से भरे हुए हैं। बिहार की जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने ओजस्वी भाषण दिया, लेकिन उस भाषण में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर कुछ ऐसे शब्दों और जुमलों का इस्तेमाल किया जिन पर बात की जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उससे पहले उनकी जुबानी सुन लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री का यह जुमला खुद उन पर ही भारी पड़ सकता है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को किस जुमले के साथ संबोधित किया था। साथियों, देश ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस को एमएमसी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस देश तो अस्वीकार कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी में जो राष्ट्रीय विचारों से पले बड़े लोग हैं, जिन्होंने कभी इंदिरा जी और राजीव गांधी जैसे लोगों के नेतृत्व में काम किया है, ऐसे कांग्रेस का बहुत बड़ा वर्ग ये नामदार की हरकतों से दुखी है। वो कहते हैं अब कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता है। ये हालत हो गई है। एक दो दशक में 50-60 साल तक एक चक्री राज करने वाले लोग इस प्रकार से खत्म हो जाएं, ये साफ साफ उनके लिए आत्मनिरीक्षण का विषय है। वे अपने साथियों को भी पराजय के कारण नहीं समझा पा रहे, वे अपनी पार्टी को भी पराजय के कारण समझा नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सरल रास्ता ढूंढ लिया है। कभी ईवीएम हरा देता है, कभी इलेक्शन कमीशन हरा देता है, कभी मतदाता सूची का शुद्धिकरण हरा देता है। एक ऐसी बहानेबाजी उन्होंने खोज ली है। वो बहानेबाजी खुद को तो शायद कुछ दिन ठीक रखेगी, लंबे अरसे तक उनकी कैडर को स्वीकार्य नहीं होगा। आपने सुना कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस एमएमसी, इसे देश ने अस्वीकार कर दिया है। बात तो ठीक कह रहे हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले नरेंद्र मोदी और उनके गठबंधन, उनकी पार्टी की सीटें कम हुई हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। इसलिए जायज बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब वे कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम लीगी कहते हैं तब उसकी पड़ताल करना जरूरी हो जाता है। और यह पहला मौका नहीं है जब नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की तुलना मुस्लिम लीग से की है या उस पर मुस्लिम लीग की छाप बताई है। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अप्रैल 2024 में जब कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस पर मुस्लिम लीग की छाप है। यद्यपि वे कभी साफ तौर पर यह नहीं बता सके कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में किस पन्ने पर, किस लाइन में, किस आश्वासन, किस वादे पर मुस्लिम लीग की छाप है, लेकिन वे भाषण में कह जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप थी। और अब उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीगी पार्टी है। ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस एमएमसी। तो आइए इसी शब्द की मीमांसा करते हैं। इतिहास के पन्ने पलटकर देखते हैं कि मुस्लिम लीग से नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के वैचारिक पुरखों का क्या रिश्ता रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंचने में जिन संगठनों के रास्ते से गुजरी है, उनमें सबसे पहला संगठन है हिंदू महासभा, दूसरा है जनसंघ,
उसके बाद जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी। अब ये जान लीजिए कि सावरकर की हिंदू महासभा, जनसंघ के संस्थापक प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नरेंद्र मोदी की पार्टी के तमाम वैचारिक पुरखे आजादी से पहले इसी मुस्लिम लीग के साथ सत्ता का झूला झूल रहे थे। पहले यह जान लीजिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई और हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई। मुस्लिम लीग बनी 1906 में। 1906 में उसकी आधारशिला रखी गई थी अविभाजित भारत के ढाका शहर में। ढाका के नवाब समीउल्लाह खान ने एक सम्मेलन आयोजित किया था। उसमें इस तरह के एक राजनीतिक दल, एक संगठन पर चर्चा हुई जो आगे चलकर मुस्लिम लीग बना। 1907 में कराची में इसका पहला अधिवेशन हुआ और औपचारिक रूप से मुस्लिम लीग स्थापित हुई। तब इसके अध्यक्ष बने आगा खां। बाद में इसी मुस्लिम लीग के नेता के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना उभरे थे। लेकिन इसके कुछ साल बाद एक दूसरा संगठन खड़ा हो रहा था, उसका नाम था हिंदू महासभा। मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना 1915 में की थी, लेकिन आगे के वर्षों में 1930 के आसपास विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदू महासभा की कमान संभाली। इसी संगठन में प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हुए, जो आगे चलकर इस पार्टी के संगठन के नेता बने। अब इस हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के रिश्तों की बात करते हैं। आपको बता दें कि 1935 के बाद अंग्रेज हुकूमत ने भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत देश भर के राज्यों में, प्रोविंस में सरकारों के बनने का रास्ता खोल दिया था। जब ये सरकारें बनी तब इन प्रांतीय सरकारों में ज्यादातर में कांग्रेस को बहुमत मिला, कांग्रेस की सरकारें बनी। लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, जिनमें से एक था बंगाल, दूसरा था उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और तीसरा था सिंध। इन तीनों राज्यों में गैर कांग्रेस की सरकारें थीं। बंगाल में फजलुल हक की अगुवाई में एक सरकार बनी जिसमें मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों शामिल थे, और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा सरकार में साझीदार थे। बंगाल की सरकार में हिंदू महासभा के कोटे से मंत्री बने थे प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो नरेंद्र मोदी के वैचारिक पुरखे जो जनसंघ के संस्थापक बने, आगे चलकर वे मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे। एक ऐतिहासिक तथ्य यह भी है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और अंग्रेजों ने उस वक्त अपने साथ भारत की सेनाओं को उस युद्ध में झोंकने का निर्णय लिया, तब कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। कांग्रेस की मांग थी कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत को संपूर्ण स्वराज दिया जाएगा, वरना कांग्रेस की सरकारें जो प्रांतों में काम कर रही हैं वे त्यागपत्र दे देंगी। अंततः तमाम कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफे दे दिए। सभी विधायकों के इस्तीफा देने से प्रांतीय सरकारें भंग हो गईं। लेकिन इस मौके पर भी हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ सरकारों में बनी रही। ये तीनों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ये प्रांतीय सरकारें उस वक्त भी काम करती रहीं जब कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफे दे दिए थे। एक और तथ्य आपको बताते हैं। सिंध की विधानसभा ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, और यह प्रस्ताव तब पारित हुआ था जब सिंध की सरकार में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा एक साथ काम कर रहे थे। यद्यपि प्रस्ताव पारित होने के दिन सिर्फ मुंह दिखाई के लिए हिंदू महासभा के मंत्री और विधायक सदन से बाहर चले गए थे, लेकिन प्रस्ताव पारित होने के बाद भी वे इसी सरकार में मुस्लिम लीग के साथ साझीदार बने रहे थे। और एक ऐतिहासिक तथ्य यह भी है कि जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम नेता जेलों में बंद थे, अंग्रेज हुकूमत पूरे देश में दमन चक्र चला रही थी, तब इसी बंगाल की सरकार में शामिल मंत्री
प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में यह बताया था कि इस आंदोलन को खत्म करने के लिए, इसकी कमर तोड़ने के लिए, इसका दमन करने के लिए किस तरह से और कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए। यानी जब देश आजादी की लड़ाई में भारत छोड़ो आंदोलन में जुटा था, तब नरेंद्र मोदी के वैचारिक पुरखे भारतीय जनता पार्टी का मूल संगठन हिंदू महासभा, जो बाद में जनसंघ और जनता पार्टी से होते हुए भारतीय जनता पार्टी बना, उसके नेता प्रोफेसर मुखर्जी अंग्रेजों के साथ खड़े थे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई जाकर बता दे कि मुस्लिम लीग की छाप कांग्रेस पर कभी नहीं रही, बल्कि सच्चाई तो यह है कि मोदी के वैचारिक पुरखे, उनका राजनीतिक रूप से पितृ संगठन मुस्लिम लीग के साथ सत्ता में भागीदारी करता रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।